नमस्कार, भारत एट 7 हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं देश के राज्यों से दिन भर की बड़ी खबरें। तो शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बात। सेना प्रमुख ने कहा, आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में एसआईटी गठित। दरभंगा से टीम जांच के लिए मौके के लिए रवाना। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हुए शामिल। कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी पार्टी। कहा, सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोदी सरकार में। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के घोटालों को लेकर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मैसूरू जमीन घोटाले में मांगा सीएम का इस्तीफा। कहा, कर्नाटक सरकार बन गई है कांग्रेस हाईकमान का एटीएम। लखनऊ में कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, निश्चिंत रहें, खुश होकर घर जाएं। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खिले लोगों के चेहरे। कहा, योगी है तो यकीन है। गौरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। कहा, गोवंश और दुधारू पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने पर सरकार ने बनाए कड़े नियम। 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने के साथ कुर्क होगी संपत्ति। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश। और अब विस्तार से समाचार, और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से तौकीर रज़ा का सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान और इस पे किस तरह का मचा घमासान। जी हां, इस बार भी सावन से पहले तौकीर रज़ा ने बरेली को आग में झोंकने का प्रयास कर दिया है। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले ही 21 जुलाई को तौकीर रज़ा ने हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान कर दिया। यूपी के बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा किया है। आईएमसी के मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि कई ऐसे प्रेमी जोड़े उनके संपर्क में हैं जो इस्लाम को अपनाकर अपनी पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़की से शादी करना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रज़ा ने 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने ऐलान किया कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। मौलाना तौकीर रज़ा के इस कदम ने बरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। भाजपा कह रही है कि मौलाना तौकीर रज़ा जानबूझकर
विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने की कोशिश करते रहते हैं। धर्मांतरण कराने का यह प्रयास घिनौना और चिंता में डालने वाला है। निश्चित तौर पर ऐसे किसी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। किसी को लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर, बहला फुसला करके या डरा धमका करके अगर आप मजहब परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे मौलाना तौकीर रजा की तमाम गीदड़ भभकियां, तमाम उनके इस तरह के बयान केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए होते हैं। उनकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या का कहना है कि किसी भी दशा में शहर में शांति व्यवस्था खराब करने और बगैर अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा के धर्मांतरण के ऐलान के बाद बरेली प्रशासन हरकत में आ गया है। बरेली से अरविंद कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। और अब दिखाते हैं आपको बाढ़ से हाहाकार यूपी में और किस तरह से आई एक्शन में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के 1571 से अधिक गांव के लगभग 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। देखिए गोरखपुर से डीडी न्यूज़ संवाददाता राजीव पांडे की यह खास रिपोर्ट। गोरखपुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर है। यहाँ राप्ती नदी से 48 गांव प्रभावित हो चुके हैं और 60,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से रोहिन नदी से होते हुए राप्ती नदी में पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गोरखपुर जनपद में 48 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इन गांवों में 91 नाव लगाई गई हैं और लगभग 1881 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 60,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम बाढ़ क्षेत्र में राहत कार्य का काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों में राहत सामग्री का वितरण करवा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पीएसी की टीम लगा दी गई है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। हमारी टीम पूरी तरह से बाढ़ के लिए मुस्तैद है। ज़रूरत पड़ने पर जिला प्रशासन जिस तरह से हमारी टीम को उपयोग कर सकता है, हम जिला प्रशासन को असिस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाढ़ क्षेत्र में कार्य करने के लिए, मसलन जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए, राहत सामग्री पहुँचाने के लिए। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम की निगरानी रखी गई है और बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत पहुँचाने का कार्य कर रही है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है और समय समय पर दौरा कर रहा है और राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों में बांट रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या बट रहा है, राशन बट रहा है कि नहीं बट रहा है, इसकी खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। राजीव पांडे, डीडी न्यूज़, गोरखपुर। प्रदेश के कई राज्यों में बाढ़ ने मचाई है आफत। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि असम के कई हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटा है, जिसकी वजह से हालात में काफी सुधार हो रहा है। बाढ़ की चपेट में 5 लाख से ज्यादा लोग। खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। असम के विभिन्न हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर थर्मल कैमरों से कैप्चर की गई तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि कांजीरंगा में पानी का स्तर कम होने के कारण हाथियों को अपने प्राकृतिक आवास में लौटते हुए देखा जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में सुधार के मद्देनजर हल्के वाहनों और बसों को गति प्रतिबंधों के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कांजीरंगा खंड से सामान्य रूप से चलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी, नेमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
खोवांग में बुर्डी हिंग और नंगलामुरा घाट में दिसांग भी लाल निशान से ऊपर बह रहे हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़, वज्रपात, तूफान से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 100 को पार कर चुका है। कछार, नलबाड़ी, कामरूप, गोलाघाट, मोरीगांव, चिरांग, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपाड़ा, नागांव, करीमगंज, धेमाजी, माजूली, दारंग, शिवसागर, जोरहाट, विश्वनाथ समेत 17 जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ की चपेट से जूझ रहे हैं। कछार जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां 1,10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। फिलहाल अभी हमारा जो वाटर है वो डेंजर लेवल से नीचे है, पर जो हमारे 2 वेव्स ऑफ फ्लड आए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ जो विलेजेस अफेक्टेड है वो 79 विलेजेस है आउट ऑफ 152 रेवेन्यू विलेजेस। जो टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड है दैट इज़ 1,02,821। टोटल क्रॉप एरिया अफेक्टेड इज़ 2738.5 हेक्टेयर। परेशान तो बहुत थे, लेकिन सरकार ने इस बार 2-4 प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा था बाढ़ के लिए। जब बाढ़ आते हैं हम लोग इधर, विशेष के लोअर असम में हम लोग को साउथ सोनमरा और धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ में बहुत क्षति हुआ है। हाँ, धुबरी में करीब 81,000 लोग और नगांव में 75,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 52 राजस्व सर्किलों के तहत 1342 गांव अभी भी जलमग्न हैं और बाढ़ के पानी में 25,367.61 हेक्टेयर फसल क्षेत्र पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। असम के मुख्यमंत्री ने निरंतर सहयोग के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री को राज्य में बाढ़ की स्थिति से अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से निपटने और पुनर्वास कार्य को पूरा करने में राज्य सरकार को मदद करने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब दिखाते हैं आपको झारखंड में क्यों उठे कानून व्यवस्था पर सवाल। झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं झारखंड में कानून व्यवस्था ठीक है, जबरन झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। राज्य के डीजीपी का कहना है कि कानून व्यवस्था ठीक है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। चैन उन लुटता है, चाहे गाड़ी घोड़ा है, चोरी होता है, ये सब होता है, सब सरकार को गोली भी चल जाता है कभी भी उसका क्यों चलाते हैं लोग? जब वो सब होता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि प्रशासन को हम जितना टाइट करेंगे उतना मेरा झारखंड मेरा टाइट रहेगा। सरकार से हमेशा वार्ता कर रहे हैं, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण बनाएं ताकि
यहाँ का व्यापार, यहाँ का उद्योग अपने कार्य को कर सके, यहाँ के लोग भयमुक्त हो सकें। झारखंड राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, इन जगहों में हत्या, लूट, चोरी, डकैती, अनाचार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कानून व्यवस्था राज्य का मामला है और राज्य में चोरी होगी, डकैती होगी, हत्या होगी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा, तो ये अपराधियों को पकड़ने का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, उनको आप टूल की तरह यूज करते हैं, उसको वसूली में लगा दिए हैं। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी अभी इस साल में अगर हम लें 2024 वर्ष के, तो जितने त्यौहार होते हैं जिसके अंदर चाहे वो जहाँ पर भी क्राउड होता है, क्राउड का मैनेजमेंट हो या जो चुनाव हो या बाकी जो चीज़ें हैं, सब सामान्य रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पर कि मतलब कुछ घटनाएं घटी थी वायलेंस वगैरह की भी। हमारी सरकार जब से आई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, नियंत्रण हुआ है। आप उसके भी आंकड़े देख सकते हैं, पिछली सरकार में वो बहुत ज़्यादा था। हमारी सरकार ने कई एक बच्चियों को दूसरे राज्यों से रेस्क्यू करके लाया। वहीं झारखंड राज्य के विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी चिंता जताई है। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी और झामुमो एक दूसरे पर खूब जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे जहां राज्य सरकार की नाकामी बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष आरोप लगाने वाले विपक्ष पर एक बार पड़ोसी राज्यों की स्थिति देखने की बात कह रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि झारखंड राज्य में पिछले लंबे समय से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और अब बात जीतन सहनी हत्याकांड की। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। वो दरभंगा के अफजला पंचायत के सुपौल बाजार में रहते थे। मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। हालांकि घटना को लेकर राजद की ओर से बिहार सरकार पर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कार्रवाई की बात कही है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की मंगलवार की सुबह हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार जीतन सहनी के शरीर पर चाकू या किसी धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया है। पूरे मामले की जांच पुलिस और फॉरेंसिक की टीम कर रही है। एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार में सभी दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इधर इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दोषियों को जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। वहीं जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अपराधी जहां कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके
न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस के एडीजे जितेंद्र गंगवार ने इस पूरे मामले को लेकर के राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दावा किया कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। हालांकि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक इस पूरे मामले पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरती रहेगी और जो पुलिस है उस पर सवाल उठते रहेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली लड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की माली हालत बद से बदतर होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन में बदहाली के कगार पर खड़ी है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के जंजाल में धकेल दिया है। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक राज्य को 1000 करोड़ का घाटा हुआ है। घाटे की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 800 करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बना रही है। राज्य सरकार खुद ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए वित्तीय कमीशन के पास जा पहुंची है। कांग्रेस के कारण राज्य में ओवरड्राफ्ट का संकट खड़ा हो गया है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों और पंजाब को छोड़कर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है। गौर करने वाली बात यह है कि 2021-22 में राज्य का ऋण सकल राज्य के घरेलू उत्पाद 41.02% था, जो 2023-24 में बढ़कर 44.20% हो गया, जो अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। संकट विकट है और गंभीर भी है। विकास योजनाओं को लागू करने की बात तो दूर की कौड़ी है। राज्य कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए राज्य सरकार की तिजोरी खाली है। राजस्व का पैसा ऋण और ब्याज देने में खाली हो जाता है, फिर विकास तो मीलों दूर है। कांग्रेस इस कड़वी सच्चाई से अच्छी तरह से अवगत थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने चुनाव में झूठे वादे क्यों किए? नारी शक्ति वादे के मुताबिक 2 साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने नहीं मिले। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, नहीं दिया। 2 रुपए प्रति किलो गोबर और 100 रुपए दूध खरीदने का कांग्रेस ने वादा किया था, उससे भी मुकर गए और पूरा नहीं किया। स्टार्टअप फंड के लिए 680 करोड़ रुपए नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली कांग्रेस ने फ्री में अभी तक नहीं की है। तो तमाम जो वादे किए वो पूरे नहीं किए और कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तमाम जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने वो पूरे नहीं किए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में 15 दिन तक अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, वैशाली नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जोटवाड़ा सहित 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटा रहा है। आज गोपालपुरा बाईपास से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आइए देखते हैं जयपुर से यह खास रिपोर्ट। आज 200 से अधिक जगहों पर अस्थायी जो अतिक्रमण है उनको हटाया गया। राजस्थान के जयपुर में 15 जुलाई से 15 दिनों तक अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देश पर जयपुर विकास प्राधिकरण गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, वैशाली नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जोटवाड़ा सहित 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
मंगलवार को गोपालपुरा बाईपास से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह अभियान आगामी 15 दिन तक लगातार जारी रहेगा। जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए जाएंगे। मानसरोवर, वैशाली नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, झोटवाड़ा सहित शहर की 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियान की शुरुआत गोपालपुरा बाईपास से की जा रही है। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क पर अवैध निर्माण को भी हटाया जाएगा। जयपुर में जो भी व्यस्ततम सड़कें हैं और जहां पर जेडीए द्वारा अनुमोदित नक्शों में जिनकी चौड़ाई निर्धारित की हुई है, ऐसी मुख्य सड़कों को इस चरण में लिया गया है। और अभी पहले चरण में हमने गोपालपुरा बाईपास वाला पूरा रोड है उसके अतिक्रमण हटा दिए हैं और अब जो किंग्स रोड है सामनगर थाने सामने अजमेर रोड तक जा रही है, उस पर इस समय हमारी कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।